एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्लास 12th में सेकंड चैप्टर जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का है 1950 से 1990 तक का। उसमें हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 की बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने बात की थी एग्रीकल्चर सिनारियो 1950 से 1990 तक, और आज हम इस वीडियो में डिटेल बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 की। सबसे पहले दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ की 1950 से 1990 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप लिए, क्या क्या पॉलिसी बनाई गई और ये पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव रही और कहाँ कहाँ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस होती है दोस्तों किसी भी कंट्री में, उसको हम ये जो 5 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनसे हम शो कर सकते हैं। और हमको पता है कि जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से लेकर 1961 तक, वो पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था कि कंट्री में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और सेकेंड 5 ईयर प्लान के हमारे जो आर्किटेक्ट हैं उनको पीसी महालनोबिस को क्रेडिट दिया जाता है। उनका नाम था दोस्तों प्रकाश चंद्र महालनोबिस। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उन्हीं का फ्रेमवर्क किया हुआ था और उनका ये ड्रीम था कि कंट्री में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जिससे कंट्री बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली जो है वो डेवलप हो सके। तो ये 5 पॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये इम्पोर्टेंस को शो करता है इंडस्ट्रीज़ की। गवर्नमेंट को फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद से ही ये रियलाइज़ हो गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्री को तेज़ी से इकोनॉमिकली डेवलप होना है तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, थर्ड है लेसर प्रेशर ऑन लैंड, फोर्थ प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड फिफ्थ है इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। अब वन बाय वन हम इसकी बात करेंगे। फर्स्ट है दोस्तों इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कंट्री में, किसी भी कंट्री में जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो डेवलप होगी, उतना ही उस कंट्री में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट इस बात को सपोर्ट करते थे कि जितनी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा तेज़ी से होगी उतना ही कंट्री इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा डेवलप होगा। Industry is viewed as leading sector to economic development. Rapid increase in national income would become possible only through rapid industrialization. It is because of the fact that productivity rates are higher in industry than in agriculture. हमको ये पता है कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो इंडस्ट्री में होती है, जिसकी वजह से अगर हम इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम ये जो है ये इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस को अपने आप शो करता है। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से होगा तो एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट हैं वो एग्रीकल्चर में इनपुट के रूप में काम आते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। The industrial sector can support this process of development by supplying agricultural inputs like transports, pump sets, fertilizers, pesticide, etc. तो ये ट्रैक्टर, पंप सेट, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो है ये इंडस्ट्रियल आउटपुट हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए भी हमें इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंस को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेसर प्रेशर ऑन लैंड। इंडस्ट्रियलाइजेशन से किसी भी कंट्री में जो लैंड के ऊपर प्रेशर है एक तरीके का, वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर में लोग इंगेज हैं, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ से यहाँ मिल जाएगा और वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर इंडस्ट्री में आ जाएंगे। तो एग्रीकल्चर पर बर्डन कम होगा, जिससे लैंड पर भी बर्डन कम हो जाएगा। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज सफरिंग फ्रॉम हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। दिस प्रेशर could be reduced by shifting the surplus workforce to industries. Industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture. ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि
जो इंडस्ट्री है उसमें एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी आपको एम्प्लॉयमेंट से बाहर किया जा सकता है, जबकि इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्टेबिलिटी होती है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री में जो है सेल्फ रिलायंस जो है उसका एक माहौल बनाता है कि कंट्री को इंपोर्ट अब बाहर से कम करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी प्रमोट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजेज डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग गुड्स एट्सेट्रा विच हेल्प्स इन प्रमोटिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अगर पॉलिसी हमें एडॉप्ट करनी है तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था, इसीलिए 1950 के बाद से गवर्नमेंट लगातार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी पर बात करती रही है और उस पॉलिसी को वो जो है इम्प्लीमेंट भी करती रही है। इसकी बात हम आगे और करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन दोस्तों कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को भी इंक्रीज करता है। Industrialization need heavy investment, which in turn accelerate the pace of capital formation. High rate of capital formation is helpful in countries' economic development. सारे इकोनॉमिस्ट एक बात को मानते हैं कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा इंडस्ट्री में तो फिर से वापस कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो ये एक साइकिल है कि कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट ये दोनों एक साथ चलते हैं, और कंट्री में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री वाले सेगमेंट में, क्योंकि सीबीएसई ने, अगर आपने देखा हो कि 2020 और 21 के सिलेबस में जब सिलेबस फ्रेम किया गया तो सीबीएसई ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 को अलग से मेंशन किया है, मतलब इसको ज़्यादा हमें फोकस करना है। तो आइए देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जो कि 1991 के पहले की सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे इम्पोर्टेंट रही है, एक लैंडमार्क इसने बनाया। तो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 क्यों इतना माइलस्टोन का काम की, क्यों इतनी इसकी इम्पोर्टेंस रही, आइए देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी during 1950 to 1990. It was comprehensive policy which have given a direction of industries after independence. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिपेंडेंस के बाद ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिसने पूरी इंडस्ट्री को डायरेक्शन एक दिया। उसके पहले कहीं कुछ कुछ कहीं फ्रेमवर्क बना ही नहीं था कि कौन सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में रहेगी, कौन सी प्राइवेट सेक्टर में रहेगी, कौन सी इंडस्ट्री या कौन से प्रोडक्ट जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, कहीं कुछ नहीं था। तो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि इसने एक गाइडेंस, एक गाइडलाइन बनाई, एक आउटलाइन बनाई इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक ऐसी पॉलिसी इस्टेब्लिश की जिससे इंडस्ट्रीज़ को गाइडेंस मिल सके, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है। तो आइए दीज वेयर फॉलोइंग्स, कौन कौन से चीज़ें थी वो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में हम यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड नंबर 2 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आइए हम देखते हैं इसका डिटेल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है कि कौन सी इंडस्ट्री किस सेक्टर में काम करेगी, क्या वो पब्लिक सेक्टर में काम करेगी या प्राइवेट सेक्टर में काम करेगी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 फर्स्ट ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इंडिया में जिसने पूरी इंडस्ट्री को कैटेगराइज कर दिया कि कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ पर रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ने 3 ग्रुप बना दिए थे, जिसे शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी कहा जाता है। तो पहली जो शेड्यूल की बात हमने की, शेड्यूल ए, इस कैटेगरी में 17 इंडस्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दिए गए थे कि इस कैटेगरी में जो भी इंडस्ट्रीज आएगी उसकी डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की होगी, और इसमें कहीं भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें कहीं भी अपना रोल प्ले नहीं कर सकती है।
इसमें जो 17 इंडस्ट्रीज़ थे वो पूरी तरीके से रिज़र्व कर दिए गए थे पब्लिक सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को रखा था गवर्नमेंट ने, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, कोल, मिनरल ऑयल एट्सेट्रा। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी जिससे कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी एक इशू था। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट ने शेड्यूल ए में रखा, 17 इंडस्ट्रीज़ को। दूसरी जो शेड्यूल गवर्नमेंट ने बनाई उस समय 1956 के आईपीआर में, उसको गवर्नमेंट ने बोला शेड्यूल बी। ये एक ऐसा शेड्यूल था जिसमें 12 इंडस्ट्रीज़ को रिजर्व किया गया था। इसमें 12 इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम कर सकते थे। उसको इस्टेब्लिश करने का काम गवर्नमेंट करती और आगे उसको डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का को एग्जिस्टेंस था, ये जो 12 इंडस्ट्रीज़ थी। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल था, लेकिन लीडिंग रोल जो था उसमें वो गवर्नमेंट का ही था कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर जो है मोटिवेट होंगे और वो आगे उसमें आएंगे। ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो एल्यूमिनियम और जो अलग अलग माइनिंग इंडस्ट्रीज़ थी, वो सारी चीज़ें इसमें शेड्यूल बी में रखी गई। ये 12 इंडस्ट्रीज़ थी। और तीसरी जो शेड्यूल बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, उसको शेड्यूल सी बोलते हैं। इस शेड्यूल में वो सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई जो ए और बी में कहीं नहीं रहीं। ए और बी के बाद जितनी बच गई इंडस्ट्रीज़ वो सब सी में आ गई। तो 17 इंडस्ट्रीज़ हमारी शेड्यूल ए में थी और 12 थी जो है हमारी शेड्यूल बी में। तो ये 29 इंडस्ट्रीज़ निकल गई। इन 29 को छोड़कर बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ वो शेड्यूल सी में आ गई। तो इस इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया था कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आ सकती हैं और आराम से इसे प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो शेड्यूल सी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया था। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ था जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्लासीफाई किया था इसको, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी। इसके बाद दूसरा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री ओपन करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी उस समय। जब 1950 के बाद जो है हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्री में अगर आपको कुछ नई इंडस्ट्री ओपन करनी है या इवन पुरानी इंडस्ट्री की ब्रांचेस जो हैं, आपको फर्म की ब्रांचेस एक्सपेंड करनी है, तो उसके लिए भी आपको परमिशन चाहिए थी, लाइसेंस चाहिए होता। तो 1956 में क्या पॉलिसी अपनाई गई थी लाइसेंसिंग को लेकर, आइए देखते हैं। An industrial licensing is a written permission from the government to an industrial unit to produce goods. The main features of licensing policy were: Number 1, no new industry was allowed unless a license is obtained from the government. कोई भी नई इंडस्ट्री तब तक अलाउ नहीं की जाएगी ओपन होने के लिए जब तक गवर्नमेंट से उसको लाइसेंस ना दे दिया जाए। Number 2, it was easier to obtain a license in the industrial unit was established इन एन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया। ये बहुत अच्छी बात थी उस समय कि जो ऐसे एरिया थे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड माने जाते थे, अगर वहाँ कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो वहाँ के लिए लाइसेंस मिलना थोड़ा सा आसान होता था। थर्ड, लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड इवन इफ एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट वांट्स टू एक्सपैंड इट्स आउटपुट और डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन। तो इसी की बात अभी हम कर रहे थे कि अगर कोई इंडस्ट्री पहले से एग्जिस्टिंग है और उसको अपनी ब्रांच एक्सपेंड करनी है या उसको कुछ प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाना है, तो उसके लिए भी उसको परमिशन ज़रूरत पड़ती थी, उसको लाइसेंस चाहिए था गवर्नमेंट से, बिना उसके वो जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकती थी। तो लाइसेंस की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट थी और उसका हालांकि ड्रॉबैक भी रहा है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या फीचर्स रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 1950 से 1990 तक। These are the main features of the industrial development during 1950 to 1990. First, industries share in GDP. Second, growth of public sector. Third, policy of protection. Fourth, development of small scale industries. Fifth, impressive growth rate. And last, diversification of industrial structure. तो इसके अकॉर्डिंग हम फीचर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब देखिए, इंडस्ट्री शेयर इन जीडीपी। इंडस्ट्री का क्या शेयर रहा है जीडीपी में, अगर देखें 1950 से 1990 तक तो क्या ट्रेंड मिलता है। द शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर
in India GDP has been continuously increasing। अब देखिए 1950 से 1990 तक का अगर हम डाटा देखें तो हमें जो रिजल्ट मिलता है ये है कि ओवरऑल इंडिया की जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन या शेयर लगातार बढ़ता हुआ है। और आंकड़ों की बात करें तो 1951 में 13% से 1991 तक 24.6% हो गया। तो लगभग डबल कह सकते हैं कि 1950 में जहाँ 13% कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में, वहीं वो 1990 तक 24.6 हो गया। और 2016 का डाटा अगर हम देखते हैं तो उसमें दिखता है कि जीडीपी में, ओवरऑल जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 30% अभी हो गया है। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्री का ओवरऑल जो जीडीपी में शेयर है वो बढ़ता हुआ है। सेकंड है ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर। The number of central public sector undertakings at the commencement of the first plan was only 5, with a total capital of only rupees 29 crore. This number of public sector undertakings and total investment in them rose to 246 and rupees 1,13,896 crore respectively in 1991। तो देखिए ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर कैसा हुआ। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ केवल 5 PSUs थे जिसमें 29 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का इन्वेस्ट था। अब ये धीरे धीरे बढ़ता गया और 91 तक आते आते पब्लिक सेक्टर जो हैं अंडरटेकिंग्स या इंटरप्राइजेस वो 5 से बढ़कर 246 हो गए। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था देखिए वो भी 29 करोड़ से बढ़कर 1,13,896 करोड़ हो गया। तो इससे देख सकता है कि पब्लिक सेक्टर कितनी तेजी से ग्रोथ किया है। थर्ड, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन खूब दिया हमारी इंडस्ट्रीज़ को 1990 के पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट हैज़ गिवन प्रोटेक्शन टू इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक इन्फेंट इंडस्ट्री। इन्फेंट इंडस्ट्री दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में जिसमें ये कहा जाता है कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो डेवलपिंग कंट्री या जो अंडर डेवलप कंट्री हैं उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है शिशु, उसको पहले हम प्रोटेक्शन देते हैं, पहले उसको धीरे धीरे चलना सिखाते हैं और बाद में वो दौड़ने के लिए उसको हम फ्री छोड़ते हैं। तो इन्फेंट इंडस्ट्री भी इसी कॉन्सेप्ट को जो है वो मानता है इंडस्ट्री के सेक्टर में कि हमें फॉरेन कंपटीशन से इनको बचाना है क्योंकि अभी ग्रोइंग स्टेज में इंडस्ट्री है। और जब ये इंडस्ट्री मजबूत हो जाए और ये कंपटीशन फेस करने के लिए तैयार हो जाएं तब इनको कंपटीशन में फ्री कर देना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 तक इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इन्फेंट इंडस्ट्री जैसा प्रोटेक्शन दिया है विच इनकरेज द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इट मेड पॉसिबल फॉर इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज टू प्रॉस्पर। Development of domestic industries would not have possible without protection, especially in automobile sector, electronic sector। जब तक इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तब तक ये डेवलप नहीं हो सकते, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था बिफोर 1990। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने 1950 से 1990 तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी डेवलप करने की कोशिश की है। प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री opened up opportunities for those who did not have much capital to start large firms to get into business. Further, it produced favorable impact on employment generation and equity aspect। तो जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता था जो कि अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकें, ओपन कर सकें, उनको बिजनेस बनाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने इसलिए प्रोटेक्शन दिया और वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और इक्विटी का जो प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है उससे वो भी फुलफिल होता है। तो इसलिए एसएसआई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उस पर भी गवर्नमेंट ने फोकस किया। इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट। अब देखिए यहाँ ग्रोथ रेट की बात आती है कि ग्रोथ रेट कैसा था। ड्यूरिंग 1950-1990 द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री वॉज 6%। इट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव। 1950 से 1990 तक अगर इंडस्ट्री ग्रोथ रेट देखें तो 6% एनुअल ग्रोथ रेट ये अपने आप में बहुत एप्रिशिएट करने वाला ग्रोथ रेट है। वो भी तब जबकि इंडिया की ग्रोथ रेट उस समय 2 से 3% पर ईयर होती थी, एनुअल ग्रोथ रेट नेशनल इनकम की, जिसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा जाता था, हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट। तो जब ओवरऑल नेशनल इनकम 2 से 3% जा रहा था उस समय इंडस्ट्री जो है वो 6%
एनुअली ग्रोथ रेट दे रही थी, तो ये बहुत इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट मानी गई थी। और नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हैज़ बीन वाइडली डाइवर्सिफाइड covering entire range of consumer, intermediate and capital goods by 1990. Since the second five-year plan, substantial investments were made in the industrial sector in general and heavy industries in particular. तो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर या इनका जो डाइवर्सिफिकेशन, ये भी ट्रेंड देखने को मिला कि कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, हर तरह के प्रोडक्ट जो हैं, इंडस्ट्री जो हैं, वो इंडिया में डेवलप हुई है। हैवी इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज, हर तरह की इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने डेवलप करने की कोशिश की बिफोर 1990। अब इसकी लिमिटेशंस की बात करें हम दोस्तों, कि ये जो गवर्नमेंट की फिलॉसफी थी या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट की, इसकी क्या लिमिटेशंस रही। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टर्म्ड एज लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस और सिक एंटरप्राइजेस became a huge economic burden due to corruption, inefficiency, लीकेज एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ये बहुत बड़ी बात थी। गवर्नमेंट ने इतने हैवी इन्वेस्टमेंट से इतने सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ओपन किए थे, लेकिन वो सारा धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनना शुरू हो गया। ये लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेज वो सिक इंटरप्राइजेज में कन्वर्ट हो गए और गवर्नमेंट के लिए वो अब बहुत भारी भरकम बोझ जैसा हो गया था। इट्स लाइक अ वाइट एलिफेंट, कि गवर्नमेंट ने एलिफेंट खरीद तो लिया, जैसे कोई हाथी खरीद तो लेता है लेकिन उसको खिलाना मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इतने भारी भरकम पैसे को खर्च करके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इस्टेब्लिश तो कर दी, लेकिन अब उसका ऑपरेशनल जो एक्सपेंडिचर है वो भी गवर्नमेंट जो है वो कहीं से नहीं उससे निकाल पा रही थी। तो इसलिए लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस सारे हो गए थे, और उसकी वजह बहुत सारी थी। क्यों हो गए थे? ड्यू टू करप्शन, इनएफिशिएंसी, लीकेज एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। और दूसरी लिमिटेशन जो समझ में आई थी, जो हम लोगों ने लाइसेंस की बात अभी की थी, द एक्सेसिव रेगुलेशंस ऑफ व्हाट कम टू बी कॉल्ड परमिट लाइसेंस राज। अब बताइए, लाइसेंस को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, इतने रिस्ट्रिक्शंस थे कि उस पूरे टाइम पीरियड को ही 1950 से 1990 को हम परमिट लाइसेंस राज बोलते हैं। कि लाइसेंस मिल गया तो समझ लीजिए कि आप इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने में एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता था। लोग लाइसेंस के लिए कई महीने तक इंतज़ार करते थे, उसमें भी बहुत सारे लोग अपने तरीके से लाइसेंस लेने की कोशिश करते थे, तो उसमें भी करप्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। तो जिसकी वजह से ये लाइसेंस राज, परमिट लाइसेंस राज, ये सारी चीज़ें कही जाने लगी थी। ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अंडर प्रोटेक्शन लेड टू इट्स फेलियर इन अचीविंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन प्रोडक्ट क्वालिटी। तो जो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दे रखा था इतना ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इन्फेंट इंडस्ट्री की तरह प्रोटेक्ट कर रही थी गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मोनोपोली वाली फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई थी उन इंडस्ट्रीज़ में। और जो उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी थी वो बहुत इन्फीरियर होती थी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो नहीं होती थी, उनके नॉर्म्स और क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे। तो ये जो है इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलप की थी, उसकी लिमिटेशंस थी। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज 1950 से 1990 तक इंडस्ट्री की क्या क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस कर लें। पहला जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड इंटरवेंशन। कि गवर्नमेंट का डे टू डे में जो इंडस्ट्री की एक्टिविटी होती थी, जो डिसीजन होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता था, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होते थे, जो कभी कभी लगता था कि ये प्रोसेस को और ज़्यादा लेंदी करने वाला है। और वो फ्रीडम कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री की वो ख़त्म हो रही थी, वो उनके हाथ में नहीं थी। इसलिए जो है ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रही थी, अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल एंड इंटरवेंशन। सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। ये तो हम पहले ही जानते हैं दोस्तों कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बिफोर 90 जब थी, तो टेक्नोलॉजी भी हम इंपोर्ट नहीं करते थे बाहर से, और जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत पुअर टेक्नोलॉजी होती थी, जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी प्रोडक्शन कम होने में। थर्ड है लैक ऑफ कैपिटल, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं था। ये तो 90 के बाद से पॉलिसी चेंज हुई है तब हुआ है, उसके पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अलाउ नहीं करते थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ नहीं करती थी इंडियन इंडस्ट्री में। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कैपिटलिस्ट थे, उनके पास जो है वो
कैपिटल की भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती थी इन्वेस्टमेंट के लिए। फोर्थ है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कहीं इंडस्ट्री डेवलप होना है तो वहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो एक बैकग्राउंड चाहिए, जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो चीज़ें कहीं गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले दोस्तों मोनोपोली की बात की, कि जब गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया इंडियन इंडस्ट्री को, तो फिर क्या हुआ, उनके अंदर मोनोपोली वाली फीलिंग आ गई और वो मोनोपोलिस्ट जैसा ट्रीट करने लगे थे। तो कंपटीशन उनको फेस नहीं करना था, जो हमारे फॉरेन कॉम्पिटिटर थे, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की और बेटर करने की कहीं से कोई टेंडेंसी डेवलप नहीं हो रही थी। तो कंपटीशन नहीं था, जिससे कंपटीशन का जो भी एडवांटेज है प्रोडक्ट पर कंज्यूमर को मिलने वाला, वो नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट है लो प्रोडक्टिविटी एंड इंफीरियर क्वालिटी। प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी इंडस्ट्रियल, जो इंडियन इंडस्ट्रियल्स थे, और जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की वो भी बहुत पुअर होती थी, जिससे जो है हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर वो पूरी अच्छी ज़्यादा नहीं होती थी, वो बहुत कम होती थी। तो ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री फेस कर रही थी उस समय 1950 और 1990 तक। अब यहाँ बात करेंगे दोस्तों हम कुछ जो इंडस्ट्री को लेकर गवर्नमेंट ने 1950 और 90 के बीच में कुछ एक्ट बनाए थे, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे। उस एक्ट की हम यहाँ थोड़ी सी बात कर लें। पहला आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये सबसे पहला एक्ट था इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद कि 1951 में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट पास किया गया वो 1951 था। सेकेंड है MRTP एक्ट, जिसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये एक्ट दोस्तों 1969 में आया था। इस एक्ट के बारे में हम डिटेल और आगे बताएंगे। 1969 में ये एक्ट इसलिए आया था कि गवर्नमेंट ने ये देखा था कि केवल कुछ ही इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे हैं, कुछ ही कैपिटलिस्ट ऐसे हैं जिनका मार्केट में शेयर बढ़ता जा रहा था और उनके अंदर मोनोपोली वाली टेंडेंसी आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट 1969 में बनाया था। हालांकि बाद में 2002 में इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया और इसको कॉम्पिटिशन एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो हम दूसरे वीडियो में इन सब की बात करेंगे। थर्ड जो गवर्नमेंट ने बनाया था 1973 में फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। जो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी एक्ट बनाया 1973 में, उसको फेरा कहते हैं। और बाद में इसको 1999 में इसको फेरा से बदलकर फेमा कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये फेरा से फेमा 1973 से 1999 तक। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेटिव एक्ट थे। तो दोस्तों आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 में ये इतना आपको कवर करना है। और अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम इसमें आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मुझसे उसका आप जवाब मांगें।